Hello and welcome back once again in another session of accountancy. After doing the purchase book, आज हम सेकेंड सब्सिडरी बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल्स बुक, यानी कि परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज जर्नल या परचेज डे बुक क्या होती है ये हमने समझ लिया है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जरिए भी बहुत अच्छे तरीके से इसका फॉर्मेट भी समझा। अब हम जो सेकेंड सब्सिडरी बुक्स करेंगे वो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो, परचेज में हमने क्या समझा था कि कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म जो भी माल खरीदती है वो रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदती है कि उसे दोबारा से उसने बेचना है। तो अब बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिक्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक बनाई जाती है उसे सेल्स बुक कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम सेल्स जर्नल है, जिसे सेल्स डे बुक भी कहा जाता है। बिल्कुल उसके ऑपोजिट है परचेज सेल बुक के, परचेज डे बुक के, परचेज बुक के बिल्कुल ऑपोजिट है ये सेल्स डे बुक। तो देखो, मैंने आपको ऑपोजिट कंसेप्ट तो बताया, लेकिन अब जो सिमिलैरिटीज हैं वो क्या हैं। देखो, परचेज डे बुक में हमने क्या बोला था कि कैश की परचेजेस नहीं आएंगी, और हमने क्या बोला था कि परचेज ऑफ एन एसेट नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ही जो सेल्स डे बुक होंगी या जो सेल्स बुक होगी उसमें भी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। कैश के नेचर की अगर कोई सेल्स है तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, वो किस में आएगी? कैश बुक में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, बेकार हो गया, पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, तो हमने उसे बेच दिया, कुछ भी कोई भी कंसेप्ट हो सकता है। तो सिंपल सी बात, अगर हमने उसे बेच दिया है तो वो चाहे क्रेडिट पर बेचा चाहे वो कैश पर बेचा, हमने उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। समझ गए? तो रह क्या गया कंसेप्ट कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट नेचर की जितनी भी सेल्स ऑफ गुड्स होंगी उन्हें हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता कैसे है अगर हम सेल्स डे बुक के जरिए रिकॉर्डिंग करते हैं तो entries in the sales book are recorded on the basis of sales invoices। देखो, जैसे हमने उसके केस में कहा था, परचेज बुक के केस में बोला था कि परचेज के टाइम भी कुछ इनवॉइसेस या बिल्स बनते हैं और उसके बेसिस पर परचेज बुक में रिकॉर्डिंग होती है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। मैं फिर से कहूंगी, अगर आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हो तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो शॉपकीपर जो है वो 2 कॉपीज निकालता होता है, या अगर उसके हाथ में वो पिंक सी कलर की अगर नोटबुक होती है, एक बिल वो आपको काट कर दे देता होता है, तो एक कॉपी आपके पास भी तो रहती है। अगर आप अपने स्कूल की फी बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते हो तो एक स्कूल की कॉपी होती है, एक आपकी कॉपी होती है जिस पर डिपॉजिटर्स कॉपी लिखा हुआ होता है, और एक बैंक की कॉपी होती है। तो इसका मतलब जिसने सेल्स की है उसके पास भी तो एक इनवॉइस या बिल है जिसके बेसिस पर वो रिकॉर्ड करेगा। तो यहां पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि फर्म्स भी जब सेल्स करती हैं तो वो अपने आप के द्वारा जो इनवॉइसेस इशू करती हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग सेल्स, उन्हें उसकी 2 कॉपीज होती हैं, और एक कॉपी जो होती है, वन ऑफ द कॉपी जो होती है वो कस्टमर को दे दी जाती है, और जो अदर कॉपीज होती हैं उन पर प्रॉपर नंबरिंग वगैरह के अकॉर्डिंगली फाइल में लगा दिया जाता है ताकि इसकी एंट्री सेल्स बुक में रिकॉर्ड की जा सके। फिर बिल्कुल उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर डेट, अमाउंट को ध्यान में रखते हुए, डिस्काउंट्स को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से भी हमें सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग करनी हो हम उस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ में आया। अब जैसे हमने परचेज बुक का फॉर्मेट समझा था, बिल्कुल उसी तरह से देखते हैं कि सेल्स बुक का फॉर्मेट किस तरह से होगा। देखिए, कुछ इस तरह का सेल्स बुक का फॉर्मेट दिखता है। अगर आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखें तो ये जो फॉर्मेट है वो सेल्स बुक से मिलता जुलता ही है, लेकिन ये देखिए, जहां पर अकाउंट टू बी डेबिटेड लिखा हुआ है
वो हमने परचेज बुक में अकाउंट टू बी क्रेडिटेड पढ़ा था। जहां पर परचेज था वहां हमने अब यहां पर सेल्स देखा है। जहां पर परचेज बुक में इनपुट वाले जीएसटीज थे उन कॉलम्स में अब हमें यहां पर आउटपुट वाले जीएसटीज देखने को मिल रहे हैं। क्यों है? क्योंकि देखो हमने सारा का सारा सिंपल जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट्स भी पढ़ा है, हमने जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी कवर की हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ इस तरह से क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री होती है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेकर समझाऊं, सपोज करो 10,000 की हमने 10,000 की गुड्स सेल की हैं राम को, तो अब उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमने नॉर्मल जर्नल एंट्री समझी थी जब हमने विदाउट जीएसटी वाले कंसेप्ट्स देखे थे। जब हमने जीएसटीज वाले कंसेप्ट देखे थे तब हमने क्या किया था, अगर इंट्रा स्टेट सेल्स है तो आउटपुट वाला सीजीएसटी और एसजीएसटी एग्जिस्टेंस में आ जाता था, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अगर इंटर सेल्स ट्रांजेक्शन होती थी तो टू आउटपुट इंटेग्रेटेड, तो आईजीएसटी वाला कंसेप्ट आ जाता होता था। यही पढ़ा है ना हमने। तो अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ये कंसेप्ट्स बताए गए हैं। देखो यहां पर कस्टमर का नाम या उसका अकाउंट हमें डेबिट कहा गया है, तो ये देखो हमारी इस जर्नल एंट्री में भी तो वो डेबिट ही बन रहा है ना। तो दैट मीन्स परचेज के टाइम कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होना होता है, लेकिन सेल्स के टाइम वो डेबिट हो रहा है, बिकॉज पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ, डेबिट दी रिसीवर। जब हमने सेल्स की तो कस्टमर का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इसलिए उसे हम यहां पर डेबिट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट जो कॉलम्स हैं वो बिल्कुल वही हैं जैसे हमने परचेज बुक के केस में समझे थे। इनवॉइस नंबर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कोई बिल नंबर या इनवॉइस नंबर, तो वो इनवॉइस नंबर वाले कॉलम में आ जाएगा। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जब हम, अब देखो ये जो सब्सिडरी बुक्स हैं ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में कवर हो रही है ना, कि हम डायरेक्टली इसी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में रिकॉर्डिंग करने की बजाय। तो इसका मतलब इन्हें भी हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, लेजर में पोस्टिंग की जाएगी इन अकाउंट्स की भी। तो इसीलिए किस पेज नंबर पर इस एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए एक लेजर फोलियो का कॉलम भी बनाया गया है। और मैंने आपको कहा है कि जब हम लेजर अकाउंट्स का कंसेप्ट भी स्टडी कर लेंगे तो मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि ये जो सब्सिडरी बुक्स बनकर तैयार होती हैं इनका जो लास्ट में टोटल निकलता होता है, जैसे परचेज बुक का हमने अभी तक सीखा है, वो किस तरह से लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग की जाएगी उसकी, ये कंसेप्ट्स भी जब हमने लेजर अकाउंट्स कवर कर लिए तब हम जरूर कवर करेंगे। तो अभी अगर हम हाल फिलहाल के लिए सेल्स बुक बनाना सीखें तो एक सिंपल से क्वेश्चन के जरिए आज हम समझते हैं कि किस तरह से इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए सेल्स बुक को रेडी किया जा सकता है। तो जल्दी से क्विकली देखते हैं कि हमने वो कौन सा क्वेश्चन है जो आज अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मेरी बुक पर पेज नंबर 12.28 पर अवेलेबल है। तो इस पेज नंबर पर ये क्वेश्चन नंबर 3 अवेलेबल है। डीके गोयल की बुक है मेरे पास, हरियाणा एडिशन है ये। तो रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन दी सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर राजस्थान। अब आपको जगह पता चल गई है ताकि हम जीएसटी देख सके कि कौन सा लगेगा, सीजीएसटी वाला, एसजीएसटी वाला या आईजीएसटी वाला। हु डील इन फर्नीचर, अब क्या काम है उनका ये भी आपको बता दिया, सो दैट हमें ये पता चल सके कि कहीं कोई एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो नहीं है। एज्यूम करो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के जो रेट्स हैं वो 6% है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आईजीएसटी कितना है तो वो इन दोनों का टोटल 12% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपको 4 जून 2017 को दे रखी है, सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस। अब ये फर्नीचर में ही डील करते हैं ना,
तो दैट मीन्स ये गणेश एंड कंपनी जो ये छोटी फर्म को सप्लाई कर रही है या गुप्ता फर्नीचर हाउस को सप्लाई कर रही है, ये अपने गुड्स ही इन्हें सेल कर रही है। तो ये एक नॉर्मल सेल्स ट्रांजेक्शन है। जस्ट हमें ये चेक करना है कि कहीं ये कैश में तो नहीं है, तो हमें नहीं लिखा हुआ, हमें सिंपल ऐसा ही लिखा हुआ है कि हमने गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा को, जो कि यूपी में रहने वाले हैं, उसे सेल्स की हैं। कोई फॉर कैश नहीं लिखा हुआ। और हमने जर्नल एंट्रीज में क्या पढ़ा था कि जब हमें फॉर कैश साथ में ना दिया हो, सिर्फ अकेला नाम ही दिया हुआ हो, तो वो क्रेडिट नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, वो उधार वाली ट्रांजेक्शन होती है। तो ये उधार वाली है। अब हमने इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है क्योंकि यहाँ पर वर्ड सोल्ड लिखा हुआ है। देखते हैं हमें डिस्क्रिप्शंस क्या क्या दे रखी हैं। 120 कुर्सियां बेची हैं, 2500 पर चेयर। तो ये मैं आपको ऑलरेडी परचेज बुक में ये कंसेप्ट समझा चुकी हूं कि आपने ये जरूर चेक करना है कि एक का दाम दिया हुआ हो तो आपको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर कर टोटल कैलकुलेट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से 25 टेबल्स एट द रेट ऑफ 8000 पर टेबल दिया हुआ है, तो ये भी आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे, देन टोटल अमाउंट कैलकुलेट करोगे। लेस 5%। अब आपको नहीं दिया हुआ कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या क्या है, तो ये मत सोचना कि ये कैश डिस्काउंट है। भाई ये नाम था, क्रेडिट नेचर की ट्रांजेक्शन है, तो कैश डिस्काउंट तो ये किसी भी हाल में नहीं हो सकता। ये है ट्रेड डिस्काउंट। तो हम अगर नहीं भी लिखेंगे, सीधा लेस 5% भी लिख देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो है कौन सा ये डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन को कैसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए ये मैंने लाइन अप कर लिया, जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया है, बिल्कुल उसी तरीके से। हर कॉलम के ऊपर जिसमें मुझे अमाउंट शो करनी है, मैंने रुपीज ऑलरेडी शो कर दिया। यहां भी शो किया जा सकता है या यहां पर नीचे जैसे आपको फॉर्मेट में शो किया गया था, बिल्कुल इस तरीके से यहां पर भी शो किया जा सकता है। देखो डेट कॉलम में सबसे पहले हम लिखेंगे 4 जून। फिर हमने नाम लिखा, क्यों? क्योंकि इसका अकाउंट हमने क्या करना है, अब सेल्स है, डेबिट करना है, तो गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा यूपी लिख दिया। अब हमने यहां पर डिस्क्रिप्शन दी है, जो भी गुड्स हमने इनके साथ इनको सेल्स की हैं, हमने इन्हें चेयर्स सेल की थी और टेबल्स, तो हमने वो डिस्क्रिप्शंस यहां मेंशन कर दी। डिटेल कॉलम में जितनी टोटल अमाउंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर कर बनती है वो लिख दी। देन टोटल आ गया। अब देखो लेस 5%, तो 5% 5 लाख का कितना होगा, 25,000 लेस कर दिया, 4,75,000 आ गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से एक और चीज, यहां पर मैंने अकेला सेल्स बुक लिखा है, हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, यहां पर सेल्स बुक इन दी बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी और साथ में जयपुर राजस्थान। ठीक है, ताकि यहां से ही आप फिर क्रॉस वेरीफाई कर सको कि भाई ये तो हमारी इंटेग्रेटेड जीएसटी वाली ट्रांजैक्शन है, मतलब इंटर सेल्स ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास 475 माइनस कर निकला था, लेस होकर निकला था, इस पर हमने आईजीएसटी ऐड कर देना है। और आईजीएसटी कितना होगा, अभी अभी आपको समझाया, दोनों का ऐड 12% था, तो 12% कैलकुलेट करेंगे और ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। अब देखो हमने परचेज बुक में क्या समझा था कि जो ये लेस कर अमाउंट आती है उसे परचेज में शो करना है, तो यहां पर भी ऐसा ही करना है। जो ये लेस कर अमाउंट आई उसे हमने सेल्स में शो कर दिया। जो जीएसटी वाली अमाउंट थी वो जिस जीएसटी की थी उस वाले कॉलम में शो कर दी, और ये जो टोटल वाली अमाउंट थी इसे हमने टोटल वाले कॉलम में शो कर देना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 जून की, सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात। अब फिर से देखो वो कहाँ का था, गणेश एंड कंपनी राजस्थान की, ये कहाँ की है, गुजरात की। तो फिर से कौन सी है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो कौन सा जीएसटी एग्जिस्टेंस में आएगा, आईजीएसटी। ठीक है, 8 अलमारियां बेची गई हैं, 15,001 की कीमत है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 9 स्टील कैबिनेट्स बेचे गए हैं, 20,001 की कीमत है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेस करना है 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो जैसे ये किया था गुप्ता फर्नीचर हाउस वाला कंसेप्ट, बिल्कुल उसी तरीके से ये राजा फर्नीचर हाउस वाला कंसेप्ट भी हो जाएगा। तो जल्दी से इसे भी देख लेते हैं।
तो देखो 8 जून मैंने डेट वाले कॉलम में लिखा, सबसे पहले वाले कॉलम में राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात, देन डिस्क्रिप्शंस दी 8 अलमीराज एट द रेट ऑफ 15,000 ईच, 9 स्टील कैबिनेट्स एट द रेट ऑफ ₹20,000 ईच, और मल्टीप्लीकेशन कर कर डिटेल वाले कॉलम में मैंने टोटल अमाउंट लिख दी, ऐड किया और 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, जो लेस होकर आया उस पर आईजीएसटी, अब आईजीएसटी का रेट कितना है उतना ही है 12%, कैलकुलेट करेंगे, यहां मेंशन करेंगे, टोटल निकल आएगा। अब क्या डिस्क्रिप्शन आगे कॉलम्स में डिवाइड करेंगे तो ये सेल्स में आएगा, ये आईजीएसटी वाले कॉलम में आएगा, ये जो टोटल है वो टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 12 जून की ट्रांजैक्शन, सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर ₹1500 टू मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। देखो ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट की और है भी सेल्स, लेकिन क्या ये कंप्यूटर हमारा गुड्स है? ये तो हमारी एसेट है, ऑब्वियसली है ना कि कंप्यूटर सिस्टम होगा तो सेल्स सारी जो है या जो भी ट्रांजैक्शंस है बिजनेस की वो कंप्यूटर सिस्टम पर बेसिस रिकॉर्ड की जाती होंगी, तो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम भी एक होगा, लेकिन उन्होंने इसे सेल किया है, दिस इज एन एसेट, तो क्या इसे रिकॉर्ड किया जाएगा? हमने अभी अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ा है कि एसेट की ट्रांजैक्शन को या कैश नेचर वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आप नेक्स्ट भी देख सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको देखने पर पता चल रहा है कि जो 4 सोफा सेट वरुण एंड कंपनी को सेल किए गए हैं वो कैश बेसिस पर सेल्स की गई हैं, तो इसलिए ना तो ये 12 तारीख वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी और ना ही ये 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। रिकॉर्ड कहाँ नहीं की जाएगी? सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, अदरवाइज जो जर्नल प्रॉपर बनेगी, जो जर्नल एंट्रीज वाला कंसेप्ट है वहां पर इन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर। अब हम कहाँ हैं? जयपुर राजस्थान, गणेश एंड कंपनी जयपुर राजस्थान में है ना, तो यहां पर ये भी जयपुर वाला कंसेप्ट है। तो अब ये कौन सा कंसेप्ट है? ये इंट्रा स्टेट वाली ट्रांजैक्शन है, तो यहां पर कौन से जीएसटी एग्जिस्टेंस में आएंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। 5 सोफा सेट 20,000 एक की कीमत है, 10 टेबल्स हैं और 8,000 एक की कीमत है। इस बार लेस वाला कंसेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट भी मैं एक बार आपको यहीं पर शो कर देना चाहूंगी। देखो आपको लिखा हुआ है परचेज्ड फ्रॉम रामलाल एंड कंपनी। हमें कौन सी बुक बनाने के लिए कहा गया है? हमें तो सेल्स बुक बनाने के लिए कहा गया है, तो ये तो इस बुक में नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। ये कौन सी वाली बुक में आएगी? ये तो परचेज बुक में आएगी, ये सेल्स बुक में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इस एंट्री को भी इग्नोर कर देना है। अब आप आंसर जरूर नोट कर लीजिए ताकि हम फिर से क्रॉस वेरीफाई कर सकें। और एक चीज याद रखिएगा कि जिन ट्रांजैक्शंस को आप यहां रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो उन ट्रांजैक्शंस को नोट की फॉर्म में क्वेश्चन के एंड में, आंसर के एंड में जरूर स्पेसिफाई करना है कि इन्हें क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा। चाहे सिंपल ये लिख दो कि ट्रांजैक्शन ऑफ 12th जून इज रिलेटेड टू एन एसेट, ट्रांजैक्शन ऑफ 20th June is related to cash and transaction of 28th June is to be entered in the purchase book। तो इसलिए इन्हें सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो देखो जो 25 जून वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी वो कुछ इस तरह से 25 जून लिखा जाएगा, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन दी जाएगी 5 सोफा सेट एट द रेट ऑफ 20,000 ईच, 10 टेबल्स एट द रेट ऑफ 8,000 ईच। आप डिटेल वाले कॉलम में टोटल अमाउंट लिख लोगे। देन उसके बाद टोटल किया जाएगा 1,80,000। देन जीएसटीज ऐड कर दिए जाएंगे क्योंकि इस बार इसमें लेस वाला कोई कंसेप्ट नहीं था, तो जीएसटीज क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन थी तो 6% के सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड हो जाएंगे। देन हमारे पास टोटल निकल आएगा। तो फिर से देखो ये जो 1,80,000 था वो सेल्स में आएगा। इस बार 10800 दोनों जो अमाउंट्स हैं वो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी में आएंगी और ये जो टोटल है वो टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा।
इसके बाद देखो हमने क्या करना है, ये आपको परचेज के केस में भी समझाया गया था कि जो मंथ की एंड डेट होती है वो यहां पर लिखी जाएगी 30 जून, टोटल लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स में, और जितने भी ये 6 कॉलम्स हैं, सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, सॉरी 5 कॉलम्स हैं, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड टोटल, इन सब का टोटल लगा दिया जाएगा एंड यू कैन चेक कि ये बिल्कुल वही आंसर है जो हमने हिंट में देखा था। तो देखो कुछ इस तरह से एंड में नोट लिख दिया जाएगा, जैसा मैंने आपको समझाया था कि ट्रांजेक्शंस डेटेड 12th जून, 20th जून एंड 28th जून विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक बिकॉज दे आर रिलेटेड टू सेल ऑफ एन एसेट, सेल ऑन कैश बेसिस एंड परचेज ऑन क्रेडिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे मैंने जिस सीक्वेंस में यहां पर डेट्स लिखी हैं उस सीक्वेंस में ही ये रीजंस है कि ये फर्स्ट वाला 12th जून को डिनोट कर रहा है, ये सेकंड वाला 20th जून को रिलेट कर रहा है, और ये जो परचेज ऑन क्रेडिट है वो 28 जून को डिनोट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन में जो हमने सेल्स डे बुक की ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार बता दूं कि मैंने ये चीजें पेंडिंग करवाई हैं अभी आपको कि ये लेजर अकाउंट्स जब प्रिपेयर की जाएंगी तब कहाँ किस में आएंगी। हिंट मैं आपको बता चुकी हूं कि जो हमारा सप्लायर या जो भी हमें यहाँ पे कस्टमर का नाम दिया होता है वो परचेज वाले में क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, सेल्स वाले में क्या होता है, ये आपको बताया जा चुका है। लेकिन फिर भी जब हम लेजर अकाउंट से सीख लेंगे तब हमें ये बहुत बेटर तरीके से समझ में आएंगी, तो इसलिए हम उन्हें तब बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अदरवाइज जैसे आपको जर्नल एंट्रीज एक एग्जाम्पल लेकर समझाई गए हैं, जब फॉर्मेट आपको समझाया था तब भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि ये जो सेल्स होती हैं ये क्रेडिट होती हैं, ये आउटपुट जीएसटीज जो थे वो सेल्स के केस में हमने क्रेडिट किए थे, और ये हमारे पास जो टोटल था तो ये टोटल से हमारा जो सप्लायर है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सप्लायर जैसे इस क्वेश्चन में 3 थे, हमने 3 ट्रांजैक्शन शो किए ना, तो इसलिए सब में ये अलग अलग शो किया जाएगा। तो जब हम करेंगे ये लेजर वाला कंसेप्ट तब हम बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट वेरी वेरी एंड वेरी डीपली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। Once again, thanks and have a nice day.